हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक है आज का इम्प्यूरिटीज, हाउ इम्प्यूरिटीज इफेक्ट द सरफेस टेंशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, व्हेन सोल्यूबल सब्सटेंस सच एज कॉमन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस। तो अगर कोई भी चीज सॉल्यूशन में तुम मिक्स करोगे, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट मिक्स करोगे तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन है। टी मतलब सरफेस टेंशन, सिंबल है सरफेस टेंशन का टी। तो सिंपल ऐसे लिखो, पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं। सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन अ स्प्रिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस सच एज फेनोल और डिटर्जेंट इज मिक्स्ड विद वाटर, सरफेस ऑफ टेंशन डिक्रीजेस। तो अगर फेनोल और डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, उसका कार्बोक्सिलेट आयन होता है। फेनोल तो पता ही है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है। तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन है। तो ये जितना ज्यादा मिक्स करोगे सरफेस टेंशन उसका कम होगा, ठीक है, इनवर्सली रिलेटेड। फॉर अ डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्स्ड विद वाटर टू वॉश क्लॉथ, ड्यू टू व्हिच सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस एंड वाटर मेक्स अ गुड कांटेक्ट फॉर द फैब्रिक। तो क्या करता है, इसका सरफेस टेंशन कम होने के कारण डस्ट पार्टिकल को निकाल देता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो, व्हेन insoluble impurities added into water, surface tension of water decreases। तो insoluble जैसे तुम impurities मिलाओगे, impurities, ठीक है, तो इसका भी सरफेस टेंशन क्या करता है, कम कर देता है। तो अगर ये मिक्स करोगे तो सरफेस टेंशन कम होगा, इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। When impurities get added to the liquid, cohesive force of the liquid decreases, which affect the angle of contact, hence shape of the meniscus, mercury gather dust, that surface tension reduce। तो उसका एंगल कम करता है ना, इसलिए भी ये रिड्यूस होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल भी है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सरफेस टेंशन कम होगा तो एंगल भी कम होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है, इन मोस्ट लिक्विड एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होगा। उल्टा भी बोल सकते हैं, टेम्परेचर अगर आप कम करोगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा जी, इंक्रीज होगा। ये नॉर्मल लिक्विड के लिए बोला है, फॉर एनी लिक्विड, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी होगा। फॉर एग्जांपल इट इज सजेस्टेड दैट न्यू कॉटन फैब्रिक शुड बी वॉश्ड इन कोल्ड वाटर। In this case, water doesn't make good contact with fabric due to higher surface tension, ठीक है। जैसे डिटर्जेंट मिलाएंगे तो सरफेस टेंशन कम होता है, यहाँ पे मैं बोला हूँ। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो अच्छा कांटेक्ट करेगा, इसलिए गर्म कपड़ा अगर बहुत ज्यादा गंदा है तो उसको क्या करते हैं, गर्म वाटर में धोते हैं ना, ताकि उसका सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाए और अच्छे से डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाए। एक पॉइंट है यहाँ पे, सरफेस टेंशन 0 हो जाता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर। सरफेस टेंशन अक्रॉस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड लिखो, ऑफ लिक्विड becomes zero at critical temperature, ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो टॉपिक का नाम है तुम्हारा एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर across free surface of a liquid। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, अगर रहेगा प्लेन लिक्विड सरफेस, प्लेन लिक्विड सरफेस, तो इसमें क्या होगा जी, तो अगर मान लीजिए ऐसा कंटेनर है आपका, ये सरफेस प्लेन बना रहा है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपका Ft है, टेंजेंशियल फोर्स राइट हैंड साइड में, इधर टेंजेंशियल फोर्स Ft है, ठीक है। सो प्लेनर फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन विच रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द सरफेस Ft ऑन द मॉलिक्यूल B इज 0, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स जो है इसका वैल्यू 0 है एट बी, ठीक है। Fa is itself decide the pressure at A and B is the same, ठीक है, लगभग सेम पॉइंट पे ही है, कौन साइड हो रहा है वो तो मैं एक्सटेंड करके लिखा हूँ, इस ना पास पास में ही है, तो दोनों का प्रेशर भी सेम होगा लगभग। प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ B, ये किस पे डिपेंड करता है, रो जी एच पे, तो हाइट सेम है, डेंसिटी सेम है, तो ये लगभग सेम होगा। दूसरा केस देखो, कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस, कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस, ठीक है। कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस में क्या होगा जी, ये आपका सर्कुलर फॉर्म में बनेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा Fa डाउनवर्ड की तरफ, यहाँ से टेंजेंशियल फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, ठीक है, इसका फोर्स इसके साइड में लगेगा, तो यहाँ पे क्या लिखना है, तो इन दिस केस रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑन द मॉलिक्यूल B इज वर्टिकली डाउनवर्ड। पॉज करना, ठीक है। तो देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन Ft on molecule at B is vertically downwards, ठीक है। तो इसको एड अप करेंगे तो डाउनवर्ड फोर्स Fa आएगा, एड अप डाउनवर्ड फोर्स Fa, ठीक है। तो दिस डेवलप ग्रेटर प्रेशर एट बी, तो इस प्रेशर पे बी पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा एज कंपेयर टू ए, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट का फोर्स डाउनवर्ड है ना, इसके कारण इनसाइड द लिक्विड which is the pressure on the concave side inside the liquid is greater than that of the convex side, तो इसका वैल्यू ज्यादा है, प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ ए, ये लिख लो। फिर कॉनकेव लिक्विड सरफेस बता दो बेटा, कॉनकेव लिक्विड सरफेस, कॉनकेव लिक्विड सरफेस, तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे जी, ये आपका कंटेनर है ये शेप का, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक लिक्विड फिल है, लेकिन यहाँ पे जो शेप बनेगा ना तुम्हारा ऐसे टाइप का बनना है, ठीक है। तो यहाँ जो लिक्विड है तुम्हारा बी पे, उसका टेंजेंशियल फोर्स ऊपर की तरफ ही है Ft, और इसका भी Fa का भी ऊपर ही है, तो इसका देख लो, सिंपल है ना कि ये ऊपर अपवर्ड की तरफ रहेगा रिजल्टेंट फोर्स, अगर कॉनकेव लिक्विड है तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है, ठीक है। ये लिख लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप, ठीक है। जो अभी बता रहा हूँ ये 12th बोर्ड में आएगा प्रूफ करने के लिए, ठीक है, तो ये सीखो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स,
तो बबल्स बनता कैसे है, ठीक है ना, बूंदे बनता कैसे, बारिश की बूंदे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वो स्फेरिकल शेप में होता है ना, तो पहले बूंदे बना लो, ये तुम्हारा बूंद बन गया। ये बाहर वाला जो है वो उसका इन्फ्लुएंसिंग सरफेस एरिया है, ठीक है। ये एग्जैक्ट लिक्विड है जिसका रेडियस आर आई लिखा हूं, और इसके अंदर प्रेशर पी आई है, इनसाइड द लिक्विड। बाहर का प्रेशर है पी नोट, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो इसका एरिया इंक्रीज हो गया डेल्टा आर। तो फर्स्ट का एरिया A1 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, ठीक है। एरिया इंक्रीज हो गया तो A2 का एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करूंगा मैं अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो इसको एक्सपेंड करो, A2 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है। तो देखो स्मॉल का स्क्वायर करेंगे तो और स्मॉल होगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आएगा, A2 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा आर। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, A2 का वैल्यू, ठीक है। तो ये आप इक्वेशन 1 लेना, ये इक्वेशन 2 लेना जी। अभी अगर मैं चेंज इन एरिया निकालूं तो क्या मिलेगा बताओ, चेंज इन एरिया, तो ये आएगा A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू डाल दो, क्या है 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर आया चेंज इन एरिया, ये इक्वेशन 3 ले लो। यहाँ तक क्लियर है। तो पिछले क्लास में वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टेंशन इंटू डेल्टा एरिया, ये इक्वेशन 4 ले लो। 4 थर्ड का वैल्यू फोर्थ में डालो, पुटिंग थर्ड इन फोर्थ, क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डेल्टा आर लूंगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये मॉलिक्यूल 1 से उठ के 2 पर आया, थोड़ा सा फूल गया ना। और मुझे क्या पता है, ये इक्वेशन 5 ले लो। और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है ना, तो इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इंटू पाई 4 पाई आर स्क्वायर। प्रेशर इक्वल फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया होता है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दिया हूँ, ठीक है। तो देखो ये प्रेशर का वैल्यू ऊपर में डाल दो यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसको 6 ले लो, 6 का वैल्यू 5th में डाल रहा हूँ, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या मिला, पी आई माइनस पी नोट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, ये वर्क डन और ये वर्क डन सेम है ना जी, कौन सा, इक्वेशन 4 वाला और ये वाला 5th वाला। तो फ्रॉम 4 एंड 5th क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन दोनों को इक्वल कर लो, तो क्या मिलेगा, एफ इंटू एफ की जगह पे क्या डाला है, ये ना, पी आई माइनस पी नोट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे वर्क डन क्या था, ये वाला। तो ये वाला वैल्यू लो, इसको एरो को यहाँ मार्क कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, बराबर है, कैंसिल कर लो, पाई से पाई कैंसिल, इससे 2 टाइम्स में कैंसिल। तो चेंज इन प्रेशर क्या आया, पी आई माइनस पी नोट इज इक्वल टू क्या आया, एक आर से एक आर भी कैंसिल कर लो, तो उधर क्या बचा, T इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, और एक 2 भी बचेगा, ठीक है। तो 2T बाई आर आया।
फोर्स इंटू एरिया। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक डेल्टा आर भी था ना, तो इसमें एक डेल्टा आर भी मल्टीप्लाई है इसके साथ, डेल्टा आर, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाता है। क्या मिला? 2T/R। तो सोप बबल के अंदर चेंज इन प्रेशर का वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन बाय रेडियस। तो ये लिख लो, फॉर्मूला एग्जाम में आएगा प्रूफ करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखो जी, फॉर्मूला क्या आया? Pi माइनस पी नोट इज इक्वल टू 2T/R। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है? दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। तो ये किसका फॉर्मूला है? दिस इक्वेशन गिव्स एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लैपलेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। ये इक्वेशन का नाम है लैपलेस लॉ ऑफ अ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, इन अ soap bubble there are two free surface in contact with air, inner surface and outer surface। तो देखो ये वाटर ड्रॉपलेट के लिए आ गया। ठीक है, तो अगर मैं सोप सरफेस के लिए बनाऊं तो सोप देखो दो टाइप्स के, ऐसे दो लेयर्स दिखेगा तुम्हें सोप का। तो लिख लो, इन केस ऑफ अ सोप बबल देयर आर two free surfaces in a contact with air the inner surface and outer surface। ठीक है, फॉर अ बबल चार्जेस 2, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। इसका एरिया जो होगा ना जी 2 टाइम्स हो जाएगा 8πr डेल्टा आर का। ठीक है, प्रूफ करके लाया था ना फॉर्मूला एरिया का, 8πr डेल्टा आर। तो उसको 2 टाइम्स कर दो, तो टोटल इंक्रीज इन एरिया पता चल गया, तो वर्क डन पता चल जाएगा अपने को। तो क्या आएगा? Pi माइनस पी नोट, ये हो जाएगा 4πr² इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू T इंटू 16πr इंटू डेल्टा आर। ये दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 4 टाइम्स में कैंसल, पाई से पाई कैंसल, एक आर से आर कैंसल, डेल्टा आर से डेल्टा आर। तो Pi माइनस पी नोट जो होगा वो 40/r हो जाएगा। तो सोप बबल में क्या हो जाता है? 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन हो जाता है। ये लिख लो, फिर हम लोग कैपिलरी एक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे जी हम लोग कैपिलरी एक्शन। ठीक है, कैपिलरी एक्शन में क्या है? ट्यूब हैविंग अ फाइन पोर एंड ओपन एट बोथ एंड इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो ये तो उसको बोलता है कि सिंक करना है। ठीक है, तो कैपिलरी राइज एंड फॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो कैपिलरी पहले फॉल देख लो, कब ये इसकी वैल्यू फॉल होता है या इसका। तो ये कैपिलरी ट्यूब है, ये लिक्विड का शेप है जब इसको सिंक किया वाटर के अंदर। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स ले लो। C पॉइंट आउटसाइड है, ये इनसाइड D पॉइंट, आउटसाइड A पॉइंट, इनसाइड B पॉइंट। ठीक है, तो consider a capillary tube deep in a liquid which doesn't bathe the surface, for the example in mercury. The shape of mercury meniscus in capillaries upper convex। तो ये जो है ना, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है वो मर्क्यूरी का भरा है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्वेक्स शेप बनाता है, कॉन्वेक्स सरफेस। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे पॉइंट्स लेना, 4 पॉइंट्स। तो पॉइंट ए इज जस्ट अबव द कॉन्वेक्स सरफेस एंड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। तो ये देखो, ये अपवर्ड है लेकिन कैपिलरी ट्यूब के ए है, ऊपर है। तो पॉइंट ए जो है ना, अबव सरफेस ए बी है। ठीक है, इन कैपिलरी ट्यूब।
कैपिलरी ट्यूब। तो P is just below the convex lens, convex surface inside the capillary tube। ये inside पॉइंट B जो है inside है liquid के, inside liquid। C is just above the plane surface। C है बाहर, पॉइंट C जो है is outside the surface। ठीक है, वो किसी के अंदर नहीं, बाहर भी नहीं, वो जस्ट बाहर है। जस्ट पॉइंट D is below the plane surface out the। ठीक है, तो अभी देखो प्रेशर, तो प्रेशर B जो है वो प्रेशर A से ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर यहां से रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो, और PA और PC का वैल्यू सेम होगा क्योंकि दोनों सेम हाइट पे है। PA इज इक्वल टू PC होगा ड्यू टू द सेम लेवल, सेम हाइट। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या दे सकते हैं इसमें, प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑन द कॉन्वेक्स साइड। इसका यहाँ पे लिख लो, ये रीजन लिख लो, प्रेशर ऑन concave side is always greater than convex side। ठीक है, नेक्स्ट देखो, और ये इनसाइड द लिक्विड है जस्ट बिलो पॉइंट C and D, द सरफेस इज प्लेन। C and D ये प्लेन सरफेस है दोनों का, तो ये PC इज इक्वल टू PD भी है, तो ये इक्वल टू PA भी हो गया। ठीक है, खाली डिफरेंस किसमें, A और B के अंदर है डिफरेंस। ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर किसका है, B का, तो ये फॉल होगा, मतलब ये लिक्विड जो है ना और ऐसा कॉन्वेक्स शेप बनाएगा B। ठीक है, तो इसलिए इसको फॉल इन कैपिलरी बोला। नेक्स्ट देखो राइज, नेक्स्ट कैपिलरी राइज, नेक्स्ट टॉपिक है कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज क्या है जी, ये आपका कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब डाला हो। ठीक है, तो ये आपका बनाएगा कॉन्केव। तो ये कैपिलरी राइज में क्या है, तो यहाँ पे भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट C है, पॉइंट D है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। The pressure due to the height of H liquid is equal to the pressure equal to 2T due to concavity। तो प्रेशर इक्वल टू रो जी H होता है, तो ये 2T अपॉन R के बराबर होगा, रेडियस के बराबर लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे एक शेप बना लो, ये आपका कॉन्केव का है, ये रेडियस R है, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, और ये आपका एंगल थीटा। तो अगर ऐसे करोगे, ये R है, ये कैपिटल R है, ये थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ से R इक्वल टू आएगा कैपिटल R इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे डाल दो इक्वेशन 1 में 2 का वैल्यू, पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट, रो जी एच इज इक्वल टू 2T अपॉन स्मॉल r के जगह पे क्या लिख सकते हैं जी, r cos थीटा ना। यहाँ से कैपिटल R निकालो, यहाँ पे अपने को कैपिटल R का वैल्यू डालना है, तो स्मॉल r अपॉन cos थीटा, r अपॉन cos थीटा, ये ऊपर ले लो तो ये हो जाएगा 2T cos थीटा अपॉन स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं, कितना राइज एंड फॉल होगा। ठीक है, तो देखो रो जी एच इज इक्वल टू क्या आया
2t cos थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल r। तो a जी को इधर रखो, बाकी को नीचे ले लो। 2t cos थीटा अपॉन r रो g, ये आंसर लिख लो। पॉज करो। नेक्स्ट देखो, यूजिंग फोर्सेस। इसकी जरूरत नहीं है, एक तो थ्योरम प्रूफ करने के लिए बता दिया, तो अभी एक न्यूमेरिकल कर लेना। अभी देखो हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड्स इन मोशन। फ्लूइड्स इन मोशन, तो इसमें अलग अलग टर्म्स होता है। अगर एक पंप के अंदर अगर लिक्विड फ्लो होगा जी, ठीक है ना, लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। तो देखो फर्स्ट है, अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, स्टेडी फ्लो। अगर सबका वेलोसिटी सेम है तो उसको स्टेडी फ्लो बोलते हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टी सच एज प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट अ गिवन पॉइंट इज कांस्टेंट ओवर द टाइम। मेजरेबल प्रॉपर्टी such as pressure और वेलोसिटी। प्रेशर और वेलोसिटी मतलब P और V of fluid at a given point is constant over the time। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लो लाइन। समझ गया ना, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये पॉइंट बी लूंगा तो प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, सेकंड है फ्लो लाइन। तो फ्लो लाइन में क्या है जी, इट इज द पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। तो फ्लो लाइन क्या बताता है, पाथ बताता है लिक्विड का। इट इज द path of an individual particle in a moving fluid। तीसरा क्या है जी, स्ट्रीम लाइन। नेक्स्ट टर्म इसके अंदर है स्ट्रीम लाइन। ठीक है, स्ट्रीम लाइन क्या होता है, इट इज अ कर्व विच tangent at the point in the flow is the direction of velocity। streamline and streamlines are identical। तो ये क्या बोलता है, अगर लिक्विड ऐसे फ्लो हो रहा है तो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो डायरेक्शन ऑफ लिक्विड बताएगा। ठीक है, तो इसमें नहीं लिखो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड में है फ्लो ट्यूब। फ्लो ट्यूब टर्म क्या है, इमेजिनरी बंडल ऑफ फ्लो लाइंस फॉलोड बाय इमेजिनरी वॉल। ठीक है, तो ये इमेजिनरी एक लाइन है जिसके थ्रू लिक्विड फ्लो होता है। इट इज एन imaginary bundles of flow lines bound by an imaginary wall। नेक्स्ट है लैमिनार फ्लो। ठीक है, लैमिनार फ्लो में क्या, इट इज अ स्टेडी फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर ऑफ द लिक्विड इज मूव स्मूथली ओवर द अदर। मतलब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के ऊपर फ्लो हो रहा है, तो ये V से मूव कर रहा है, तो ये V प्लस डेल्टा V से मूव कर रहा है। ठीक है, इट इज अ स्टेडी फ्लो इन विच adjacent layer of fluid move smoothly over each other। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर टर्बुलेंट फ्लो बताता हूं। नेक्स्ट टर्म यूज होता है इसमें जी, टर्बुलेंट फ्लो।
टर्बुलेंट फ्लो, इट इज अ फ्लो एट अ वेरी हाई फ्लो रेट। जैसे नल खोलते हैं तो पूरा स्पीड से लाइट आता है ना फ्लो, उसको हम लोग फ्लो बोलते हैं। इट इज अ फ्लो एट अ वेरी फ्लो रेट, हाई फ्लो रेट, हाई फ्लो रेट, लिख लो। क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको रेनॉल्ड्स नंबर भी बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर एनीवेयर बी हियर, ठीक है। तो देखो अभी द वेलोसिटी बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन बिकम्स टर्बुलेंट, ठीक है। स्ट्रीमलाइन से जब टर्बुलेंट में कन्वर्ट होता है उसी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लो, द वेलोसिटी बियॉन्ड विच a streamline flow become turbulent is called critical velocity, is called critical velocity, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं VC इज इक्वल टू RN इंटू ईटा डिवाइडेड बाय रो इंटू डी। सबका मतलब बताता हूँ। VC क्या है आपका, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। RN क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर, ये डिसाइड करता है कि कौन से टाइप का लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है। टर्बुलेंट हो रहा है कि ये स्ट्रीमलाइन हो रहा है, ये डिसाइड करता है रेनॉल्ड्स नंबर। ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। रो क्या है जी, रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड्स, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। डी क्या है, डायमीटर ऑफ ट्यूब, ठीक है। यहाँ क्लियर है। यहाँ से Rn का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो Rn इक्वल टू VC इंटू रो इंटू डी डिवाइडेड बाई ईटा आएगा। तो ये तुम्हारा रेनॉल्ड्स नंबर निकालने का फॉर्मूला हो गया जी। तो देखो एक कंडीशन भी दिया है कि अगर Rn रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू लेस देन 1000 रहेगा तो फ्लो ऑफ फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन। तो ये फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या है, स्ट्रीमलाइन बताएगा। फ्लो ऑफ फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन, इज स्ट्रीमलाइन। सेकंड में क्या है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 2000 होगा तो फ्लो क्या होगा, टर्बुलेंट, फ्लो इज टर्बुलेंट, ठीक है। नेक्स्ट है Rn का वैल्यू अगर दोनों के बीच में लाई करेगा, लेस देन 2000 ग्रेटर देन 1000, थर्ड केस, तो ये फ्लो बिकम्स अनस्टेडी। तो ये अनस्टेडी फ्लो होगा, अनस्टेडी फ्लो। चलो लिख लो, फिर हम लोग विस्कोसिटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विस्कोसिटी। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड होता है, इसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, विस्कोसिटी, इसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड होता है जी, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, तो हर एक लिक्विड का अलग अलग ईटा होगा। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है ना। ऑयल का अलग, पेट्रोल का अलग, डीजल का अलग। देखो विस्कस फ्लो डिफरेंट लेयर फ्रॉम द डिफरेंट वेलोसिटी, सेंट्रल लाइन फ्लो द फास्टेस्ट।
तो देखो ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ऐसा एक बॉक्स में बना के दिखाता हूँ। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का सबसे स्पीड ज़्यादा सेंटर वाले का उससे कम, नीचे वाले का उससे नीचे कम। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ता है जी, ठीक है ना। फिर अगर नीचे करेंगे तो कम होगा। तो ये क्या है, विस्कस फ्लो। विस्कस फ्लो, इसमें डिफरेंट लेयर फॉर्म कर रहा है, डिफरेंट layers flow with different velocity, ठीक है। सेंट्रल लाइन फ्लो द फास्टेस्ट, तो इसमें सेंट्रल लाइन का वेलोसिटी ज्यादा है। सेंट्रल लाइन या लेयर फ्लो फास्टेस्ट and outermost layer flow the slowest. Outermost layer flow slowest, ठीक है। अगर नॉन विस्कस है तो डिफरेंट लेयर मूव विद द सेम वेलोसिटी। तो दो टाइप्स का फ्लो होगा, एक विस्कस फ्लो और दूसरा होगा नॉन विस्कस फ्लो। नॉन विस्कस फ्लो, तो ये सब सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स फ्लो विथ सेम वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अगर मैं एक बार और डिफाइन करूं इसको, विस्कोसिटी को, तो क्या मिलेगा। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय virtue of which relative motion between different layers of a liquid experience dragging, ठीक है। लगता है एक दूसरे को खींच रहा है, मतलब उनके बीच में भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसको हम लोग ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये लिख लो, फिर आगे बताता हूँ। काम बनाओ विस्कोसिटी का, ठीक है। तो ये तुम्हें डायग्राम ऐसे दिखा, ये मान लो स्टेशनरी लेयर है, ठीक है। ये मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी लेयर, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड बढ़ेगा जी, ठीक है। तो बढ़ा लो फिर, मान लो इसका v लेता हूं तो ऊपर वाले का v प्लस डेल्टा v होगा, नीचे वाला का v माइनस डेल्टा v होगा। तो नीचे आएंगे तो कम होगा, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो इसका डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक का x है, तो इसका क्या होगा, x माइनस dx होगा, ठीक है। और ऊपर वाले का क्या होगा जी, डिस्टेंस होगा x प्लस dx होगा, ठीक है। In a liquid, viscosity is dragged due to the short range molecular cohesive force. तो लिक्विड में स्पीड इंक्रीज डिक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू विस्कस ड्रैग। तो ये रीजन लिख लो, इन लिक्विड्स विस्कस ड्रैग is due to short range molecular cohesive force, and in gases it is due to collision, between fast moving molecules,
ठीक है, ये लिखो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट वाला हो गया तेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो सिंपल है, वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे x से, तो इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इसको हम लोग dv बोलते हैं, विथ डिस्टेंस dx measured from a stationary layer is called velocity gradient। ठीक है, ये डिफिनेशन याद रखना, पूछ लेता है एमसीक्यू में 1 मार्क के लिए। तो इसको हम लोग dv by dx बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम लोग ईटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं जी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, विस्कस फोर्स F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv by dx। किसने बोला था ये जी? न्यूटन्स। बहुत दिमाग है उनके पास, सभी जगह घुस गया हो, न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू dv by dx। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो ईटा आएगा, जिसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, dv by dx। तो ये फॉर्मूला याद रखना, तो यहाँ पे लिखना है तो लिख लो। F क्या है तुम्हारा, विस्कस फोर्स, dv by dx क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ तक क्लियर है। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला। अभी नेक्स्ट देखो, स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे, स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो देखो जब पानी जब नीचे गिरती है ना, जब रेनी सीजन में, ठीक है, तो उसको एटमॉस्फेरिक लेयर से नीचे गुजरना पड़ता है ना, बहुत सारे लेयर से, तो एक विस्कस फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये मान लीजिए आपका वाटर ड्रॉपलेट है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ऐसा विस्कस फोर्स, ठीक है ना, ऐसे लेयर की तरफ। ठीक है, ये नीचे आपका वेलोसिटी v से गिर रहा है, तो इसको विस्कस फोर्स भी बोलते हैं, विस्कस फोर्स, शॉर्ट फॉर्म में FV लिखते हैं, FV। ठीक है, तो लिख लो, एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्पीयर falling through a viscous medium is directly proportional to radius of a sphere r, its velocity v through fluid and coefficient of viscosity, उसको ईटा बोलते हैं, ऑफ लिक्विड। तो विस्कस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, रेडियस एंड वेलोसिटी हो जाता है। तीन चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट एंड वेलोसिटी ऑफ इट।
ठीक है, तो इसको एक प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग स्टॉक कांस्टेंट भी बोलते हैं, वो आपका 6 पाई के बराबर होता है ईटा आर वी। ठीक है, तो ये स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला हो गया, स्टोक्स लॉ फॉर्मूला। ठीक है, ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपका लिक्विड कंटेनर है। अगर कोई लिक्विड उससे हैवी डेंसिटी वाला अगर नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो उस पे mg फोर्स लगेगा जो fg के बराबर है। ठीक है, एक विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा fv जिसको बोलते हैं, और एक अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा, अप थ्रस्ट फोर्स, उसको हम लोग fu बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से fg इज इक्वल टू fu प्लस fv आएगा। ठीक है, तो बताओ अभी f इक्वल टू ma होता है ना जी, तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो mg यहाँ पे mg हो गया, और fu के जगह पे भी mg, लेकिन यहाँ पे विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स का भी फॉर्मूला बताया था ना, 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ पे लिख दो, कितना आएगा? 6 पाई ईटा आर वी, और ये ऊपर जाएगा तो इसका मास m इंटू जी। तो यहाँ पे ऊपर वाले का डेंसिटी क्या लोगे? रो लेता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले का डेंसिटी क्या है? सिग्मा लेता हूँ, नीचे वाला का डेंसिटी रो लेता हूँ। ये आपका डेंसिटी ही है, समझा? डेंसिटी ऑफ एयर मानना तो एयर ले लो, ये आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो क्या मान लेगा? तो कैलकुलेट कर लो। इसका जगह पे डालूंगा मैं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। ये कहाँ से है वो बताता हूँ। जैसे हमको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास के जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखूंगा। तो डेंसिटी वॉल्यूम के जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब लिखा। ठीक है, तो ये यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पे भी करो पुट, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा ले लो, सिग्मा इंटू जी प्लस 6 पाई एन आर वी। अभी ये सॉल्व करो, तो v कैलकुलेट करना है अपने को। ध्यान से सुनो, अभी भी लिखो मत। अपने को क्या कैलकुलेट करना? v निकालना है। तो इसको मैं लेफ्ट में लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन है, तो इसमें क्या g भी कॉमन है, तो रो माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 6 पाई एन आर वी। अभी जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो जी। पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या कैंसिल है बताओ? एक आर से एक आर कैंसिल, इसमें 2 बचेगा, बराबर ना? तो अपने को v कैलकुलेट करना है। अभी ये नीचे आ जाएगा, क्या आएगा नीचे बताओ? ये बचा क्या? 4/3 आर स्क्वायर इंटू जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई क्या बचा? 6 ईटा इज इक्वल टू v। ठीक है, यहां से क्लियर है? तो अभी क्या करो, v इज इक्वल टू निकाल लो, ये मल्टीप्लाई कर लो, चाहे कैंसिल करना तो कैंसिल कर लो, 2 और ये 3, तो ये 2/9 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो गया। तो आर स्क्वायर इंटू जी सिग्मा माइनस रो। तो ये आंसर है तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी का। ठीक है, याद रखना। चलो ये लिख लो, फिर इक्वेशन सॉल्व करो तुम लोग। न्यूमेरिकल 2.9 पॉज करो।